नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इस YouTube चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं भवानी शंकर पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी की इस व्याख्यानमाला की श्रृंखला में हम लिंग निर्धारण के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछले व्याख्यान में मैंने लिंग निर्धारण की कुछ प्रणालियाँ हैं उसके बारे में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि लिंग निर्धारण जो है वो सामान्यतः क्रोमोजोम के द्वारा होता है। इसके अलावा कुछ जो प्राणी है उसमें वातावरण के द्वारा भी लिंग निर्धारण होता है। कुछ प्राणियों में जीन्स के कारण लिंग निर्धारण होता है, उसमें क्रोमोसोम्स में कोई विशेष विभेदन देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर पहले मैंने क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटर्मिनेशन की जो विभिन्न सिस्टम हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि एक्स 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 वाई जो स्तनधारियों में होता है, जेड डब्ल्यू या जेड जेड जो व्यवस्था है वो पक्षियों में पाई जाती है। इसके अलावा ग्रास हॉपर में एक्स 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 जीरो या एक्स ओ जो सिस्टम पाया जाता है उसकी हम बात कर रहे थे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लिंग निर्धारण जो है वो वास्तव में जीन्स के द्वारा होता है। हालांकि वो जीन्स जिस गुणसूत्र पे उपस्थित होते हैं वह गुणसूत्र दूसरे गुणसूत्र के साथ भिन्नता दर्शाता है, यानी असमान गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं और वो जो असमानता है वो आसानी से पहचानी जा सकती है, उसको देखा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस गुणसूत्र समुच्चय के उपस्थित होने के कारण एक पर्टिकुलर जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है। लेकिन वास्तव में वो जो डिटर्मिनेशन है वो उस विशेष गुणसूत्र पे उपस्थित जीन्स के कारण होता है। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मानव के उदाहरण के रूप में। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था या हम जानते हैं कि मानव में जब एक्स एक्स क्रोमोजोम होते हैं तो मादा बनती है और जब एक्स वाई क्रोमोजोम होते हैं तो नर बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सामान्यतः जब भ्रूण का परिवर्तन होता है तो जो जनद होते हैं या गोनेड होता है वो प्रारंभिक अवस्था में एक अविभेदित जनद होता है, इनडिफरेंशिएटेड होता है। यह एक टेस्टिस में भी कन्वर्ट हो सकता है और यह एक ओवरी में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसका बाहरी भाग है वो कोर्टेक्स है, मध्यांश मध्य का भाग वो मेडुला या मध्यांश कहलाता है। यह इसकी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है या ये डिफ़ॉल्ट जो पाथवे जिसको हम कह सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट पाथवे में यह एक ओवरी में ही कन्वर्ट होता है, यानी ये नैसर्गिक रूप से ये एक अंडाशय में बदलेगा। लेकिन अगर एक्स वाई क्रोमोजोम उपस्थित हैं तो वाई क्रोमोजोम पे उपस्थित किसी एक विशेष जीन के प्रोडक्ट के कारण यह जो अविभेदित जो जनद है वो टेस्टिस में या वृषण में रूपांतरित हो जाता है। ऐसा किस प्रकार से होता है तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। वाई जो क्रोमोजोम होता है उस वाई क्रोमोजोम पे एक विशेष जीन पाया जाता है जिसको एस आर वाई जीन कहा जाता है, सेक्स रिलेटेड जीन ऑन वाई क्रोमोजोम, एस आर वाई जीन कहते हैं। उस एस आर वाई जीन के कारण या इस एस आर वाई जीन से एक प्रोटीन का निर्माण होता है जिसको टी डी एफ प्रोटीन कहते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। यह जो टी डी एफ प्रोटीन है, इस टी डी एफ प्रोटीन के कारण या इसके प्रभाव से जो अविभेदित जो जनद हैं वो एक वृषण में रूपांतरित हो जाता है। इस अविभेदित जनद की वे कोशिकाएं जो एक फॉलिकल सेल्स में बदलती, यानी डेफॉल्ट पाथवे से चूंकि जब ये ओवरी बनता तो जो फॉलिकल कोशिकाएं थी या पुट्ट कोशिकाएं थी वो पुट्ट कोशिकाएं अब शर्टोली कोश सेल्स में विभेदित हो जाती हैं और जो थीका सेल्स जो बनाती भविष्य में वो थीका सेल्स जो है वो लेडिंग सेल्स में विभेदित हो जाती हैं। चूंकि हम टेस्टिस की संरचना अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि जो टेस्टिस है उसमें अनेकों शुक्रजनक नलिकाएं या सेमनीफरस ट्यूबल्स पाई जाती हैं। एक सेमनीफरस ट्यूबल्स के दो सेमनीफरस ट्यूबल्स के मध्य का जो भाग होता है इसको इंटरस्टिशियल टिश्यू कहा जाता है। इस इंटरस्टिशियल टिश्यू में पाए जाने वाले जो सेल्स हैं वो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स कहलाती हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करती हैं। सेमनीफेरस जो ट्यूबल्स हैं उसकी अगर हम अनुप्रस्थ काट लें तो वो इस प्रकार से होता है। उसमें दो प्रकार की सेल्स होती हैं, कुछ छोटी कोशिकाएं होती हैं। वो छोटी कोशिकाएं जो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं वो प्रीमोडियल जर्म सेल्स या आदि जनन कोशिकाएं कहलाती हैं, जो लगातार माइटोसिस और मियोसिस के कारण वो शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इन्हीं जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं इनके बीच बीच में कुछ बड़ी कोशिकाएं होती हैं जो पोषी कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली सेल्स कहलाती हैं। इन सर्टोली सेल्स से जो शुक्राणु है वो पोषण प्राप्त करके आगे रिलीज होते हैं। तो सर्टोरी सेल्स प्रारंभ में जब अविभेदित जनद में विभेदित होती हैं, ये विकसित होती हैं तो ये एक प्रोटीन को स्रावित करती हैं। उस प्रोटीन को इनहिबिन प्रोटीन कहा जाता है। इस इनहिबिन प्रोटीन के प्रभाव से जो मुलेरियन डक्ट है, आप जब हम कोडेटा पढ़ते हैं तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। मुलेरियन डक्ट जो है जो कि आगे जाके एक मादा जनन वाहिनी का निर्माण करती,
वो मुलेरियन डक्ट जो है वो इस इनहिबिन के प्रभाव से डीजेनरेट हो जाती है, वो धीरे धीरे गायब होने लगती है। और जो टेस्टोस्टेरोन है जो कि लैडिंग सेल्स के द्वारा रिलीज होने वाला हार्मोन है, इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रभाव से जो नर के जननांग हैं वो विकसित होते हैं, वोल्फियन डक्ट है वो आगे विकसित होती है, नर के बाह्य जननांग विकसित होते हैं, और उसी हार्मोन के प्रभाव से जो वृषण हैं वो देह गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थानांतरित होते हैं। तो इस प्रकार से गुणसूत्रों का जो विन्यास है वह लिंग निर्धारण करता है, परंतु वास्तव में जो लिंग का विभेदन होता है उस विशेष गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के द्वारा बनाए गए उत्पाद के फलस्वरूप होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो लिंग का जो विभेदन है वो जीन्स के प्रोडक्ट के कारण होता है। गुणसूत्र चूंकि वो एक पर्टिकुलर क्रोमोजोम पे उपस्थित है और वो जो क्रोमोजोम है वो दूसरे क्रोमोजोम से आसानी से अलग रूप से विभेदित किया जा सकता है, इसलिए हम सामान्यतः ये कह देते हैं कि वो गुणसूत्रों के कारण जो जीन निर्धारण हम उसको कह देते हैं। तो गुणसूत्रों के द्वारा जीन निर्धारण की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण का जो तरीका है उसको जेनिक बैलेंस थ्योरी कहा जाता है। एक सामान्य ड्रोसोफिला की बात करते हैं। एक सामान्य ड्रोसोफिला में टोटल 8 क्रोमोजोम होते हैं, 8 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 6 ऑटोसोम होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। यहाँ पर हम एक सामान्य ड्रोसोफिला की बात कर रहे हैं। इस 6 ऑटोसोम जो होते हैं ये द्विगुणित अवस्था में होते हैं, यानी 3 हैप्लॉइड सेट होते हैं और प्रत्येक जो हैप्लॉइड क्रोमोजोम है वो द्विगुणित होता है, इसलिए टोटल 6 ऑटोसोम्स होते हैं और +2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। सेक्स क्रोमोजोम ड्रोसोफिला में 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्स टाइप होता है, दूसरा वाई क्रोमोजोम कहलाता है। एक सामान्य जो फीमेल होती है उस सामान्य फीमेल में 6 ऑटोसोम के साथ 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, जबकि एक सामान्य जो मेल होता है या जो नर होता है उसमें 6 ऑटोसोम के साथ एक एक्स क्रोमोजोम होता है और दूसरा वाई क्रोमोजोम होता है। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जैसा कि मनुष्य में होता है वैसा यहाँ नहीं होता। यहाँ वाई क्रोमोजोम जो है वो किसी नर के निर्धारण में आवश्यक नहीं है, ये उसमें उसका कारण नहीं है। वास्तव में ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वह एक्स गुणसूत्रों की संख्या और जो ऑटोसोम्स हैं उनके कितने हैप्लॉइड सेट हैं उसके अनुपात पर निर्भर करता है। हाँ, इसको समझना होगा कि ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण होता है वो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम, यानी कितने एक्स क्रोमोजोम हैं, वो 1 है, 2 है, 3 है, कितने एक्स क्रोमोजोम उस ड्रोसोफिला में उपस्थित हैं उसके नंबर कितने हैं अपॉन या उसमें अगर हम भाग दें किसका, हैप्लॉइड सेट ऑफ ऑटोसोम्स, यानी कितने जो हैप्लॉइड सेट हैं वो ऑटोसोम के उपस्थित हैं, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। तो इसका जो अनुपात आता है उस अनुपात के आधार पे फिर ड्रोसोफिला में सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पर इसको आप समझिए। पहली स्थिति जो है वो ये हो सकती है कि मान लीजिए कि कोई ड्रोसोफिला है जिसमें 3 एक्स क्रोमोजोम हैं। हमने अब जो सामान्य ड्रोसोफिला में मैंने आपको बताया कि सामान्य ड्रोसोफिला में द्विगुणित अवस्था में हैप्लॉइड सेट होते हैं और 3 हैप्लॉइड सेट होते हैं, जिसका द्विगुणित अवस्था में हम कहते हैं कि 6 हो जाएंगे। 3 हैप्लॉइड जो ऑटोसोम होते हैं डाइप्लॉइड स्टेज में उनकी संख्या फिर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर वो सामान्य अवस्था है और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। लेकिन इससे भिन्न स्थितियां भी हो सकती हैं। तो भिन्न स्थितियों में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम या नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम है वो 3 है, किसी ड्रोसोफिला में 3 एक्स क्रोमोजोम है और उसके साथ में नंबर ऑफ ऑटोसोम्स के जो ऑटोसोम के हैप्लॉइड सेट मान लीजिए 2 सेट हैं, यानी 3 जो ऑटोसोम हैं वो डबल डबल हैं, द्विगुणित द्विगुणित हैं, यानी उसके 2 सेट हैं। तो नंबर ऑफ जो ऑटोसोम के जो सेट हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पर एक्स क्रोमोजोम 3 हैं और ऑटोसोम के जो सेट हैं वो 2 हैं। तो इसका जो रेशियो है वो 1.5 आ रहा है। तो अगर रेशियो 1.5 आता है तो इसका मतलब होता है वो मेटा फीमेल बनती है, उसको मेटा फीमेल कहते हैं, यानी वो फीमेल ऐसे उसका जो रेशियो है वो फीमेल से ज़्यादा है, इसलिए वो मेटा फीमेल कहलाती है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम है वो 9 हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 9 कैसे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 जो सेट हैं हैप्लॉइड के, और हैप्लॉइड के आपको पता है कि 3 हैप्लॉइड क्रोमोजोम होते हैं ऑटोसोम के, तो 3 × 2 6 और +3 तो ये 9 टोटल क्रोमोजोम हो जाएंगे और इसका जो रेशियो है वो 1.5 आएगा। ऐसी स्थिति में मेटा फीमेल बनती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 2 हैं और हैप्लॉइड के जो सेट हैं वो भी 2 हैं। तो ऐसी स्थिति में 2/2 तो 1 आ जाएगा
और अगर ये अनुपात 1 आता है तो एक सामान्य मादा बनती है, एक नॉर्मल फीमेल बनती है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि नंबर ऑफ जो एक्स क्रोमोजोम है वो 1 है, यानी लिंग गुणसूत्र के रूप में केवल एक एक्स क्रोमोजोम है, और ऑटोसोम्स जो हैं उसका भी केवल मात्र एक सेट है। तो अगर वो एक सेट है तो 1/1, तो यहाँ पर भी जो रेशियो है, अनुपात है, वो 1 आता है। तो ऐसी स्थिति में भी फीमेल बनती है। लेकिन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होगा, क्योंकि ऑटोसोम का एक सेट है, यानी 3 ऑटोसोम है और एक एक्स क्रोमोजोम है, तो टोटल कितने होंगे, यहाँ पर 4 क्रोमोजोम होंगे। और ऊपर वाले में हम देख सकते हैं कि टोटल ऑटोसोम के सेट हैं वो 2 हैं, यानी 2 × 3 6 हो जाएगा, और एक्स क्रोमोजोम 2 हैं तो वो 8 हो जाएगा। चौथी स्थिति ये हो सकती है कि नंबर ऑफ जो एक्स क्रोमोजोम है वो 2 हों, यानी एक्स क्रोमोजोम 2 हों, और जो हैप्लॉइड जो हैं ऑटोसोम के जो हैप्लॉइड सेट हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आएगा वो 0.67 आएगा। तो अगर ये रेशियो 0.5 से 1 के बीच में कहीं भी आता है तो ऐसी स्थिति में इंटरसेक्स बनता है, यानी वो नर और मादा के मध्य की अवस्था बनती है, जिसको इंटरसेक्स कहते हैं। तो वो इंटरसेक्स बनता है। पांचवी स्थिति ये हो सकती है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 1 हो और नंबर ऑफ हैप्लॉइड्स जो सेट हैं ऑटोसोम्स के वो 2 हों। ऐसी स्थिति में रेशियो 1/2 यानी 0.50 आता है। ऐसी स्थिति में मेल बनता है। तो मेल कब बनता है या सामान्य नर कब बनता है, जब इनका अनुपात 0.50 आता है। ऐसी स्थिति में सामान्य नर बनता है। लास्ट या एक स्थिति यह हो सकती है कि नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 1 हो। हमें केवल एक्स क्रोमोजोम की संख्या देखनी है, वाई क्रोमोजोम है उसका कहीं कोई यहाँ योगदान नहीं है। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 1 हो, ऑटोसोम के जो हैप्लॉइड सेट हैं वो 3 हो। ऐसी स्थिति में 1/3 और जो रेशियो है वो 0.33 आता है। तो अगर रेशियो 0.5 से कहीं भी कम आता है या उससे नीचे आता है, ऐसी स्थिति में मेटा मेल बनता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर ये रेशियो 1 आता है तो सामान्य मादा बनती है, अगर ये रेशियो 0.5 आता है तो सामान्य नर बनता है। अगर ये जो रेशियो है ये 0.5 और 1 के बीच में कहीं आता है, ऐसी स्थिति में इंटरसेक्स बनता है, यानी वो नर और मादा के बीच की अवस्था बनती है। अगर ये रेशियो 1 से ज़्यादा आता है, ऐसी स्थिति में मेटा फीमेल बनती है। और अगर ये अनुपात जो है वो 0.5 से कम आता है, ऐसी स्थिति में मेटा मेल बनता है। तो ये यहाँ पर जो ड्रोसोफिला में जो लिंग निर्धारण है वो वास्तव में नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम की संख्या कितनी है एक्स क्रोमोजोम की, उसमें जो ऑटोसोम के हैप्लॉइड सेट है वो कितनी संख्या में है, यानी वो 1 सेट है, 2 सेट है या 3 सेट है, वो कितने सेट है हमें केवल ये देखना है। टोटल नंबर ऑफ जो ऑटोसोम है वो नहीं लेना है। उसका अगर हम जब एक्स क्रोमोजोम की संख्या के साथ भाग देते हैं तो वो जो अनुपात आता है उस अनुपात के आधार पर उसका सेक्स जो है वो निर्धारित होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, इसको भी यहाँ पे इसका जो आनुवंशिक कारण है वो ये है कि ये जो अनुपात जो भी प्राप्त होता है, उस अनुपात के प्राप्त होने से जो कुछ जीन हैं उनका एक्टिवेशन या इनएक्टिवेशन तय होता है। अगर ये अनुपात मान लीजिए 1 प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सामान्य मादा बनती है। अगर ये रेशियो 1 प्राप्त होता है तो क्या होगा, एक जीन जो एक्स क्रोमोजोम पे उपस्थित होता है जिसको बोलते हैं सेक्स स्विच जीन, ये सेक्स जो स्विच जीन है ये एक्टिव हो जाता है। और ये सेक्स स्विच जीन एक दूसरा जीन होता है जिसको SXL जीन या सेक्स लीथल जीन कहते हैं, उस सेक्स लीथल जीन को एक्टिव कर देता है। जब ये सेक्स लीथल जीन एक्टिव हो जाता है तो उसके एक्टिवेशन के फलस्वरूप जो एक मादा का परिवर्तन है या जो भ्रूण है वो एक मादा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कब होगा, यानी भ्रूण है वो मादा में कब परिवर्तित होता है, जब सेक्स लीथल जीन एक्टिव होता है। और सेक्स लीथल जीन एक्टिव होने के लिए पहले जो जीन सेक्स स्विच जीन है उसका एक्टिव होना जरूरी है। और वो एक्टिव कब होता है, जब ये रेशियो 1 प्राप्त होता है। अगर ये रेशियो 0.5 प्राप्त होता है, ऐसी स्थिति में सेक्स स्विच जीन एक्टिव नहीं होता है। ये एक्टिव नहीं होगा तो सेक्स लीथल जीन एक्टिव नहीं होगा, फलस्वरूप जो मेल या नर का परिवर्तन होता है। अगर वो इनमें बीच में या कहीं और रेशियो प्राप्त होता है, तब इस जीन का एक्टिवेशन जो है वो पार्शियल होता है। ऐसी स्थिति में मेटा मेल या इंटरसेक्स बनता है। तो इनका जो अनुपात है वो ड्रोसोफिला में तय करता है कि नर बनेगा, मादा बनेगी, अथवा इंटरसेक्स बनेगा या मेटा मेल या मेटा फीमेल बनेगा। अगला जो लिंग निर्धारण का तरीका है वो जीन या लिंग निर्धारण, यानी जीन के कारण लिंग निर्धारण है। ये कुछ पादपों या प्रोटोजोन्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, गुणसूत्रों में कोई इस प्रकार की भिन्नता है वो देखने को नहीं मिलती। गुणसूत्र एक समान ही दिखाई देते हैं, जैसे ऑटोसोम दिखाई देते हैं।
लेकिन उन गुणसूत्रों पर उपस्थित किसी विशेष जीनोटाइप के कारण लिंग निर्धारण तय होता है। मान लीजिए हम उदाहरण स्वरूप बात कर लेते हैं, कोई जीनोटाइप ए है, इसके कारण अगर नर बन सकता है, इसका दूसरे जो एलिल्स हैं स्मॉल ए उसके कारण मादा बन सकती है। तो किसी विशेष जीनोटाइप के कारण लिंग निर्धारण हो तो वह जीन या लिंग निर्धारण कहलाता है, जेनिक सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। वास्तव में मैंने आपको बताया कि लिंग निर्धारण है वो जीन के कारण ही होता है, लेकिन चूंकि वो जीन किसी एक विशेष क्रोमोसोम पे उपस्थित हैं जो दूसरे क्रोमोसोम से संरचनात्मक विभिन्नता दर्शाता है, ऐसी स्थिति में उस लिंग निर्धारण को हम गुणसूत्रीय लिंग निर्धारण कह देते हैं। अगला जो लिंग निर्धारण जो है वो वातावरण के द्वारा लिंग निर्धारण है। मैंने आपको बताया कि कुछ जो जीव हैं उनमें वातावरण के प्रभाव से भी लिंग निर्धारण होता है। वो तापमान हो सकता है या किसी दूसरे प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो रुचिकर उदाहरण देखने को मिलता है लिंग निर्धारण का, जो वातावरण के द्वारा निर्धारित होता है, वो एक समुद्री मोलस्कन प्राणी जिसको क्रेपिडुला फोर्निकेटा कहते हैं, सामान्य भाषा में जिसको कॉमन स्लीपर लिम्पेट कहा जाता है। उस कॉमन स्लीपर लिम्पेट में वातावरण के कारण लिंग निर्धारण जो है वो काफ़ी जो है वो रुचिकर है, और ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। ये जो सामान्य लिम्पेट होता है इसमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है। इसका जो लार्वा है प्रारंभिक, मान लीजिए कोई लार्वा ए है, वो लार्वा ए जो है वो किसी ठोस आधार पे, चूंकि ये जलीय समुद्री प्राणी है, ये किसी ठोस आधार या सतह जिसको यहाँ जहाँ भी मिलती है वहाँ ये आके सेटल हो जाता है, यहाँ आकर सेटल हो गया। जैसे ये लार्वा यहाँ सेटल होता है, ये एक फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक मादा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे ये मादा में परिवर्तित होता है, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करता है, अपने आसपास कुछ रासायनिक पदार्थ रिलीज करेगा, और इस रासायनिक जो पदार्थ है ये एक अट्रैक्टेंट होता है, एक आकर्षी होता है, और इस रासायनिक पदार्थ के आकर्षण के फलस्वरूप एक कोई दूसरा लार्वा आता है, और वो दूसरा लार्वा मान लीजिए बी है, वो बी लार्वा इस पे आके सेट हो जाता है, यानी उसके ऊपर आके बैठ जाता है। जैसे ही ये लार्वा बी जो है वो यहाँ आकर सेट होता है, ये एक मेल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक नर बन जाता है, और ये जो नर है वो इस मादा के साथ जनन करता है, इसका एक मैटिंग पार्टनर बन जाता है, ये इसके साथ जनन करता है। जनन करने के बाद कुछ समय उपरांत ये जो बी लार्वा था जो नर में बदल गया था, अब इसमें वापस कन्वर्जन होता है, ये चेंज हो जाता है और ये फीमेल बन जाता है। जब ये फीमेल बन जाएगा तो ये भी उसी प्रकार से जैसे ए ने किया था वैसे ये केमिकल रिलीज करेगा जो सेक्सुअली अट्रैक्टेंट होते हैं, और इस रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से अब कोई तीसरा लार्वा जो मान लीजिए सी है वो यहाँ आता है और वो इस बी के ऊपर सेटल हो जाता है। अब ये सी लार्वा बी के ऊपर सेट होता है तो ये पहले नर में बदलेगा, ये मेल बन जाएगा, और ये इस बी के लिए एक पार्टनर का काम करेगा, ये इसके साथ प्रजनन करता है, और प्रजनन के बाद में ये सी भी उसी प्रकार से फीमेल में बदल जाएगा, और ये भी उसी प्रकार से उस रासायनिक पदार्थ को रिलीज करेगा, और फिर नेक्स्ट कोई लार्वा डी है वो यहाँ आकर सेट हो जाएगा जो पहले नर में बदलेगा और जनन के उपरांत वो भी फीमेल में बदल जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक क्रमागत रूप से ये पहले नर बनना पहले नर बनना फिर मादा, फिर दूसरा कोई पहले नर बनता है फिर मादा, तो ये क्रमागत रूप से ये चलता रहता है। तो इसी स्थिति को एक सीक्वेंशियल हार्मोफ्रोडिटिज्म कहा जाता है, क्रमागत उभयलिंगिता कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक लार्वा एक बार नर बनता है फिर मादा बनता है, तो इसलिए इसको क्रमागत उभयलिंगिता कहते हैं। लेकिन किसी एक ही स्थिति में कोई एक लार्वा जो है वो दोनों जननांग है वो धारण नहीं करता, यानी वो एक लार्वा पहले नर के रूप में विभेदित होता है और फिर मादा के रूप में विभेदित होता है, इसलिए इसको क्रमागत उभयलिंगिता कहा जाता है। तो यह एक बहुत ही जो इंटरेस्टिंग जो एग्जाम्पल है वो वातावरण के प्रभाव का देखा गया है, क्योंकि इसमें वातावरण जो है कि वो लार्वा उसके ऊपर आके सेट हुआ तो एक उसको विशेष प्रकार का वातावरण उसको मिला, तो वातावरण के कारण ये लिंग निर्धारण जो है वो इसमें होता है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपरी जो लार्वा होगा, ये जो स्टेक बनता है उसका सबसे जो ऊपरी लार्वा होता है वो हमेशा एक नर के रूप में होता है। इसके अलावा वातावरण में तापमान है, तापमान के कारण भी कई प्राणियों में लिंग निर्धारण होता है। अनेक जो क्रोकोडाइल्स हैं, एलिगेटर हैं, या जो टर्टल्स या कछुए हैं, उनमें वातावरण के प्रभाव, वातावरण का जो तापमान है उस तापमान के प्रभाव से लिंग निर्धारण होता है। इसमें जो हम देख सकते हैं कि जो कछुए हैं, कछुए जो हैं, कछुओं में क्या होता है, जो वार्म टेम्परेचर होता है यानी जो गर्म तापमान है, ऐसी स्थिति में अगर उनके अंडे या उनका भ्रूणीय परिवर्तन होता है, जैसे ही अंडे दिए उनका भ्रूणीय परिवर्तन प्रारंभ हुआ, तो भ्रूणीय परिवर्तन की प्रारंभिक अवस्था में अगर वार्म टेम्परेचर उनको मिलता है तो वो फीमेल में बदल जाते हैं, अगर कूल टेम्परेचर उनको मिलता है तो वो मेल में परिवर्तित होते हैं। घड़ियालों में इससे उल्टा होता है,
यानी भ्रूणीय परिवर्तन के प्रारंभ में अगर वार्म टेम्परेचर मिलता है तो ऐसे जो घड़ियाल हैं वो मेल के रूप में या नर के रूप में परिवर्तित होते हैं, और अगर उनको एक ठंडा तापमान मिलता है तो वो मादा के रूप में परिवर्तित होते हैं। तो कुछ कछुओं में, घड़ियालों में और जो क्रोकोडाइल्स या मगरमच्छ हैं उनमें तापमान जो है वो परिवर्तन के दौरान तापमान कैसा है वो लिंग निर्धारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये तो हमने जंतुओं में लिंग निर्धारण के जो कुछ तरीके हैं उन पे हमने बात की है। इसके अलावा भी कुछ और जो तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है उसी को, और आपकी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने शामिल किया है। किताब में आपको कुछ और भी मिल सकते हैं तो वो भी आप पढ़ लेना। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा हम पादपों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसकी भी कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि लैंगिक जो अलग अलग दृष्टि से अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जो पादपों में देखने को मिलती हैं। सामान्य जो पादप हम अपने आसपास देखते हैं वो उभयलिंगी पादप होते हैं, यानी दोनों जो नर और जो मादा जननांग है वो एक ही पादप पे उपस्थित होते हैं। तो ऐसे जो पादप हैं वो मोनोसियस प्लांट कहलाते हैं। मोनोसियस का मतलब है वन हाउस, यानी एक ही पादप पे दोनों जननांग। अब ये जो मोनोसियस प्लांट हैं इनमें भी दो स्थिति हो सकती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि इन पे जो बनने वाले पुष्प हैं वो पुष्प भी उभयलिंगी हो, यानी उस पुष्प में भी जो नर जननांग या पुंकेसर हैं वो भी हों और जो मादा जननांग या जो जायांग है वो भी हो। तो ऐसे पुष्प जो है वो उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि पादप तो मोनोसियस है लेकिन उसके पुष्प जो है वो एकलिंगी हों, यानी उसके नर पुष्प अलग हों और मादा पुष्प अलग हो। तो ऐसे जो पादप हम मक्का में देखते हैं कि मक्का का जो ऊपरी भुट्टा होता है वो उसका मादा पुष्प होता है और नर पुष्प जो है वो अलग होते हैं। तो एक मोनोसियस प्लांट जिसमें दोनों जननांग है एक पादप पर हैं, लेकिन उसके पुष्प जो हैं वो एकलिंगी या द्विलिंगी पुष्प हो सकते हैं। एकलिंगी पुष्प का तात्पर्य है कि जब एक ही जननांग हो, यानी वो नर जननांग वाला पुष्प हो या फिर वो मादा जननांग वाला पुष्प हो। और द्विलिंगी पुष्प जो अधिकांश जो पादप अपने आसपास देखते हैं उनके जो पुष्प हैं वो उभयलिंगी या द्विलिंगी होते हैं, जिसमें परागकण या पुंकेसर भी पाए जाते हैं और जायांग भी पाया जाता है। लेकिन कुछ पादप जो हैं पादप जगत में, कुछ सहवनी पादप ऐसे होते हैं जिसमें जंतुओं के समान दो अलग अलग जो वेष्टियां हैं वो देखने को मिलती हैं, जिसमें एक पादप नर पादप होता है और दूसरा पादप जो है वो मादा पादप होता है। तो उनमें नर और मादा पादप हैं वो अलग अलग होते हैं। ऐसे पादपों में लिंग निर्धारण कैसे होता है? ऐसे पादपों में अधिकांश पादप ऐसे होते हैं जिसमें असमान गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं और उस असमान गुणसूत्रों के जोड़े के कारण ही उनमें लिंग निर्धारण होता है, जैसा कि जंतुओं में होता है। और उनमें भी अधिकांश जो या बहुत अधिक संख्या में ऐसे पादप होते हैं जिसमें एक्स एक्स और एक्स वाई व्यवस्था होती है जो स्तनधारियों में देखने को मिलती है। यानी एक्स एक्स अगर गुणसूत्र होता है तो ऐसा पादप जो है वो मादा पादप बनता है और एक्स वाई स्थिति में वो नर पादप बनता है। इसका एक जो कॉमन एग्जाम्पल है वो मिलेंड्रियम एल्बम पादप है। इस पादप में टोटल 22 क्रोमोजोम होते हैं, जिसमें 20 ऑटोसोम यानी काय गुणसूत्र होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। एक्स एक्स अगर सेक्स क्रोमोजोम होता है तो वो मादा पादप बनता है, और अगर एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होते हैं तो वो नर के रूप में विभेदित होता है। अनेक दूसरे जो द्विलिंगाश्रय या डाइसियस प्लांट जिसमें नर और मादा पादप अलग होते हैं उनमें भी सेक्स क्रोमोजोम अवश्य पाए जाते हैं, लेकिन ये जो क्रोमोजोम है वो दूसरे क्रोमोजोम से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रखते या बहुत कम उनमें अंतर होता है, देखने में वो एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए उनको आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। यानी उनमें असमान गुणसूत्रों के जोड़े हैं वो नहीं देखने को मिलते, लेकिन फिर भी निश्चित रूप में उनमें भी सेक्स क्रोमोजोम है वो पाए जाते हैं जिसको आसानी से जिसको पहचाना नहीं जा सकता या देखा नहीं जा सकता। तो पादपों में भी लिंग निर्धारण है वो कुछ अनेक पादपों में जो गुणसूत्रों के द्वारा ही होता है, और वो गुणसूत्र जो है वो आसानी से विभेदित हो जाते हैं, अलग पहचाने जा सकते हैं, और जिनमें एक्स एक्स और एक्स वाई सिस्टम है वो भी कई पादपों में देखने को मिलता है। तो ये है जो सेक्स डिटर्मिनेशन की हमने बात की। ये जो चैप्टर है या ये जो टॉपिक है मैंने 2 व्याख्यानों में इसको कंप्लीट किया है। इसको आप मुझे अपेक्षा है कि आप समझ गए होंगे। इसमें एक तो आप ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण, और दूसरा जो एक्स 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 जीरो एक्स ओ ये जो सिस्टम है इनमें आप अलग अलग इसको पढ़ना आप समझ जाओगे। कोई ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेट चीज़ नहीं है। अगर कोई आपकी कोई शंका है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।